मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था। इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो। जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है। इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मजा आ गया एग पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई काम काज नहीं करना चाहता था। वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ करतबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन करतबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन करतबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया।
उसने किरण से कहा, किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी करतबबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे करतब दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने करतब दिखाऊं? यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात कर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है। देख वे बंदर, कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी, आ गया मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था। उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा कर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी, मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है, क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है। चिकन लेग पीस रेसिपी। एक गांव में चंगू और मंगू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती की पूरे गांव में मिसालें दी जाती थी। दोनों इकट्ठे ही स्कूल पढ़ने जाते और स्कूल के बाद दोनों ही इकट्ठे शहर में कॉलेज भी पढ़ने गए। मंगू पढ़ लिख कर एक कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और क्योंकि चंगू को खाना बनाने का बहुत शौक था, एक होटल में काम करने लगा। मंगू जब शहर छोड़कर जाने लगा तो चंगू ने गले मिलते हुए उससे कहा, यार मंगू, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि तू एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है और दुखी इसलिए कि रोज़ मुझे तेरा चेहरा दिखे बिना रहना पड़ेगा। यार चंगू, ऐसा नहीं कहते, हमारे तो दिल आपस में जुड़े हैं। और रही चेहरे की बात, अबे मेरी फ़ोटो देख लिया कर। और मंगू के ऐसा कहते ही दोनों हंसते हंसते गले मिलने लगे। काफ़ी समय बीत गया। मंगू अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था और इधर चंगू होटल में काफ़ी अच्छा काम करने लगा और उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन साथ ही साथ वो नए नए तरीक़ों से गांव के लोगों को भी खाना बनाकर खिलाया करता था। एक दिन मंगू ने चंगू को फ़ोन किया। हेलो चंगू, कैसे हो? अरे मंगू, कैसा है मेरा भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। चंगू, तुझे शहर आना है मेरे पास। मेरी बहुत बड़ी तरक्की हुई है और मैं सभी ऑफिस वालों को पार्टी दे रहा हूँ। क्या कहा? तरक्की? ठीक है मेरे भाई, मैं जरूर आऊँगा। मंगू ने चंगू के लिए हवाई यात्रा की टिकट भेजे थे। चंगू मंगू के पास पहुँच गया। मंगू ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। बड़े शहर की चकाचौंध देखकर चंगू दंग रह गया। पार्टी वाला दिन भी आ गया। मंगू अपने नौकरों की सहायता से सभी व्यवस्थाएं देख रहा था। तभी अचानक मंगू का मैनेजर आके उससे कहता है, साहब, एक कैटरिंग वाला लेग पीस बनाने से मना कर रहा है। कह रहा है इतने सारे लेग पीस हम नहीं बना पाएंगे। क्या कहा? बुलाओ जरा उसको। मंगू कैटरिंग वाले को अपने पास बुलाता है, लेकिन कैटरिंग वाला उसे 1000 लेग पीस बनाने से मना कर देता है। कहता है कि इतने सारे लेग पीस एक साथ बनाना बहुत ही मुश्किल है और वो भी इतने कम समय में। चंगू वहाँ खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। कैटरिंग वाले के जाने के बाद चंगू मंगू से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, क्यों दुखी है? मंगू उसे सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात? कहाँ है रसोई? मंगू उसे अपने साथ वहाँ की किचन में लेके जाता है।
मंगू तू जाकर मेहमानों को देख और लेग पीस समय पर टेबल पे पहुंच जाएंगे, तू फिक्र मत कर। पार्टी शुरू हो जाती है और सबसे पहले चंगू के बनाए लेग पीस ही मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। सभी लोग लेग पीस खाकर बहुत खुश होते हैं। भाई ऐसे स्वादिष्ट लेग पीस तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। क्यों मिस्टर वर्मा? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी। मंगू अपने बॉस को सारी बात बताता है। मंगू का बॉस चंगू को बुलाकर उससे कहता है, भाई वाह चंगू, तुम्हारे हाथ के बनाए लेग पीस इतने स्वादिष्ट हैं तो बाकी खाना तुम कितना स्वादिष्ट बनाते होंगे। भाई मंगू, आज से चंगू को हमारी पूरी कंपनी का कैटरिंग का ठेका दे दो। आज के बाद हमारी कंपनी में कोई खाना बनाएगा तो चंगू ही बनाएगा। और इस तरह से चिकन लेग पीस की रेसिपी के कारण चंगू को बहुत बड़ी कंपनियों से खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो अपने दोस्त मंगू का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और दोनों दोस्त फिर से गले मिलकर खुश हो जाते हैं।